औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अशर रज़ा राना है। आई एम द प्रिंसिपल ऑफ मारफा कॉलेज साहिवाल और मैं ही यहाँ पार्ट 11 और पार्ट 12 को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। इससे पहले तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने आप को ऑनलाइन क्लासेस के लिए रजिस्टर किया, मैं उनको वेलकम करता हूँ, उनको खुशामदीद करता हूँ और उनको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सब लेक्चर वो ऑनलाइन सुनेंगे, यही टीचर्स उनको आगे जाके एकेडमिक सेशंस में पढ़ाएंगे। इससे पहले मैं टॉपिक पे जाऊं और हम आज का पहला टॉपिक स्टडी करें, मैं थोड़ा सा आपको अपने मुतालिक बताता चलूं कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माय स्टडीज कंप्लीट करने के बाद मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर दी और अब तकरीबन 5 फॉर द लास्ट 5-6 ईयर्स से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मैंने केमिस्ट्री ना सिर्फ इंटरमीडिएट पार्ट 1 और पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, बल्कि मैंने OA लेवल के स्टूडेंट्स को अराउंड द ग्लोब, जिसके अंदर मैंने मिडिल ईस्ट में भी पढ़ाया, सऊदी अरब में भी पढ़ाया हुआ है, मैंने अफ्रीका में पढ़ाया हुआ है, मैंने चाइना में भी पढ़ाया हुआ है और इसके साथ साथ मैंने यूके में भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है फॉर देयर ONA लेवल प्रिपरेशन। सो मुझे काफ़ी हद तक नो हाउ कि किस तरह स्टूडेंट्स को लेके चलना होता है। सो बहरहाल सबसे पहली चीज़ जो मैं समझता हूँ आपको पता होना चाहिए, मेरे 11th ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं, कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। सो आपने बच्चों टोटल 11 चैप्टर्स हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज बेसिक कंसेप्ट। इसके अंदर आपको मैं एटम्स के मुतालिक पढ़ाएंगे, ये वही चैप्टर है जहां से हम अपना स्टार्ट लेंगे, ठीक है। सो आपको इससे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन किस तरह पेपर आएगा और आपने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि टोटल मार्क्स का पेपर जिसके लिए आपने अटेम्प्ट करना है दैट इज गोइंग टू बी 85 मार्क्स। सो आपने 85 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है और दैट इज नाउ फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस। सबसे पहले आपने 17 मार्क्स के MCQs अटेम्प्ट करने हैं। तो 17 मार्क्स के आपने MCQs अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद आपने 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और फिर आपने पेपर में 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह ये टोटल जो आंसर है 85 मार्क्स के बन जाते हैं। 17 मार्क्स के MCQs, 44 मार्क्स के SCQs एंड 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी मार्क्स की डिवीजन है। टाइम जो आपको अलाउ किया जाता है बोर्ड की तरफ से दैट इज टोटल 3 आवर्स। तो आपने 3 आवर्स के अंदर टोटल इस केमिस्ट्री के पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। सो मैं इस चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। और सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अब दैट इज बेसिक कंसेप्ट। ये है आपका चैप्टर नंबर 1, टॉपिक नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट। देखो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के मुतालिक पढ़ते हैं। मैं आप बच्चों बताऊं आपको कि ये जो आप नोट्स अपने आगे देख रहे हो ये आपकी FSC की बुक्स ही हैं। हमने इनको ऑल्टर किया है आपकी आसानी के लिए। हमने हेडिंग्स वगैरह बना के इसके अंदर हम एनिमेशंस भी ऐड की हुई और हम पूरे कॉलेज में हमारे क्योंकि कोई वाइट बोर्ड का कंसेप्ट नहीं है तो इसी तरह हम अपने रेगुलर स्टूडेंट्स को भी इसी तरह ही पढ़ाते हैं अपने प्रोजेक्टर्स पे एंड ऑल दैट। हमारी हर क्लासरूम के अंदर प्रोजेक्टर लगा हुआ है, कोई क्लासरूम ऐसा नहीं है जहाँ प्रोजेक्टर ना हो और कोई क्लासरूम ऐसा नहीं जहाँ व्हाइट बोर्ड है। सो वी टीच ऑन प्रोजेक्टर्स और इसी तरह आपको टीचर्स पढ़ाएंगे जब आप यहाँ ज्वाइन करोगे। सो सबसे पहले हम एटम के बारे में पढ़ते हैं। आपने 10th ग्रेड के अंदर पढ़ा होगा कि जो एटम है दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल और इसके अंदर एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इसकी कुछ हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि कैसे ये सब कुछ हमें पता चला। सो जो पहली चीज है दैट इज ग्रीक फिलोसोफर्स की इसकी बहुत ज्यादा इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। सो ग्रीक सिविलाइजेशन वैसे भी बहुत एडवांस थी स्टडीज में, तो इसीलिए हमें काफी जगह पे ग्रीक फिलोसोफर्स का कंट्रीब्यूशन मिलती है, ना सिर्फ केमिस्ट्री में और बाकी सब्जेक्ट्स में भी। सो सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर्स थे जिन्होंने ये आइडिया फ्लोट किया था कि जो मैटर है, कोई भी चीज मैटर कौन सा है, ये कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, क्योंकि हम इनको तकसीम करते जाएं
एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पे हम इनको फर्दर जोन सा वो डिवाइड नहीं कर पाते कि आप कोई भी चीज है, कोई भी मैटर है, कोई भी चीज ले लें, आप उसको तकसीम करना स्टार्ट कर दें, तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे जाके आप उसको मजीद तकसीम नहीं कर सकें। ठीक है, तो पहला हमारे ज़हन में एक स्केच आया कि कुछ ना कुछ कोई चीज ऐसी है जहां पे जाके मजीद तकसीम होना बंद हो जाता है। इसका मतलब वो चीज सबसे छोटी होगी यूनिवर्स में, जिसको हम फर्दर जोन सा वो तकसीम नहीं कर सकते। डेमोक्राइटस एक ग्रीक फिलोसोफर था, तो सबसे पहले उसने कहा कि ये जो सबसे छोटे, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटे, स्मॉलेस्ट इनडिवाइजिबल का मतलब होता है जिनको तकसीम ना किया जा सकता हो। सो इनडिवाइजिबल का मतलब क्या होता है? जिनको तकसीम ना किया जा सकता हो। तो डेमोक्राइटस ने कहा था कि ये जो सबसे छोटे ना तकसीम होने वाले पार्टिकल्स हैं, इनको हम कहते हैं एटमॉस। तो सबसे पहले उसने क्वाइन किया था ये वर्ड एटमॉस, जिसका मतलब ही क्या है एटमॉस का? इनडिवाइजिबल, कि जिसको तकसीम ना किया जा सकता हो। ठीक है, अच्छा, तो उस वक्त क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, तो ये जो आइडियाज थे ग्रीक फिलोसोफर का, इनके पीछे कोई साइंटिफिक तहकीक नहीं थी। ये उनका एक आइडिया था जो उन्होंने फ्लोट किया, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, मुशाहिदा करके जो उन्होंने आइडिया ऑब्जर्व किया, ये वो आइडिया था जो उन्होंने दुनिया के आगे रख दिया। तो सबसे पहले आपसे बोर्ड में ये पूछा जा सकता है, हु क्वाइंड द वर्ड एटमॉस? तो आपको पता होना चाहिए डेमोक्राइटस इज द ग्रीक फिलोसोफर हु क्वाइंड द टर्म एटमॉस। और इसका मतलब क्या है? इनडिवाइजिबल। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि 17th सेंचुरी में फिर क्या हुआ। 17th सेंचुरी में सबसे पहले क्वांटिटेटिव स्टडी, बच्चों दो तरह की स्टडी होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव स्टडी और दूसरी होती है क्वालिटेटिव स्टडी। एक क्वांटिटेटिव स्टडी और दूसरी होती है क्वालिटेटिव स्टडी। क्वांटिटेटिव स्टडी के अंदर हम मिकदार के बारे में पढ़ते हैं कि किसी चीज के अंदर क्या मिकदार प्रेजेंट है मुख्तलिफ चीजों की। क्वालिटेटिव चीजों के अंदर हम चीज के मुतल्लिक पढ़ते हैं कि भाई ये बनी किस चीज से है। ठीक है, सो क्वालिटेटिव के अंदर हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि वो किस चीज से बनी है। क्वांटिटेटिव के अंदर हम मिकदार देखते हैं कि मुख्तलिफ चीजों की उसके अंदर क्या है। सो 17वीं सदी के अंदर जब क्वांटिटेटिव स्टडी की गई, मतलब मिकदार देखी गई जिसके अंदर प्योर सब्सटेंसेस की, तो हमें ये पता चला कि कुछ एलिमेंट्स हैं, फ्यू एलिमेंट्स हैं, मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब एलिमेंट्स हैं। तो हमें ये पता चला 17वीं सदी में जब हमने स्टडी किया सब्सटेंसेस को, कि कुछ ही एलिमेंट्स जो से हैं वो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस में प्रेजेंट हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन प्रेजेंट है जो कि एक एलिमेंट है। सिमिलरली हम देखते हैं CH4 जो कि मीथेन है। मीथेन भी एक सब्सटेंस और कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो आप ये ऑब्जर्व करते हो कि इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है और इधर भी कार्बन प्रेजेंट है। और इसी तरह अगर मैं ऑक्सीजन की एग्जांपल लूं तो वाटर आ जाता है। तो ऑक्सीजन वाटर में भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में भी प्रेजेंट है। सो हमने जब इन दोनों की क्वांटिटेटिव स्टडी की मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की, जैसे कि अगर मैं इन तीनों की स्टडी करूं तो मुझे ये पता चलेगा कि भाई इन तीनों के अंदर तीन मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। कौन से तीन मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तीन मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट है और इन तीनों से मिलकर मुख्तलिफ जो से वो सब्सटेंसेस बने। फिर 17वीं सदी के अंदर ना सिर्फ क्वांटिटेटिव स्टडी की गई, बल्कि ये भी देखा गया, इसकी भी तहकीक की गई, इट वाज आल्सो इन्वेस्टिगेटेड कि कैसे ये एलिमेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं। और आपने शायद नाम पढ़ा होगा अपनी 10th के अंदर कि तीन तरह बॉन्डिंग के मतलब, फॉर एग्जांपल आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग और उसके बाद मेटेलिक बॉन्डिंग। आपने इनके मुतालिक पढ़ा होगा कि कैसे मुख्तलिफ एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ तरह की बॉन्डिंग होती है। तो ये जो सारी स्टडी मुख्तलिफ एलिमेंट्स के बारे में कि सब्सटेंसेस कैसे बनती हैं,
नेक्स्ट कि कैसे एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और कैसे वो ब्रेक डाउन करते हैं, ये सब कुछ हमने 17वीं सदी के अंदर पढ़ लिया था। एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं यहां कि आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो एलिमेंट होता है दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। हीलियम इज एन एलिमेंट और इसके अंदर एक ही तरह का एटम प्रेजेंट है विच इज हीलियम। ऑक्सीजन एक एलिमेंट, इसके अंदर एक ही तरह का एटम प्रेजेंट है विच इज ऑक्सीजन। और अगर मैं बात करूं कंपाउंड की, तो कंपाउंड के अंदर एक तरह का एटम प्रेजेंट नहीं होता बल्कि दो या दो से ज्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां मिसाल दी गई है वाटर की, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इसके अंदर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो एलिमेंट के अंदर आपको बच्चों याद पता होना चाहिए कि सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट होगा, और जब आप बात करोगे कंपाउंड की तो उसके अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड की मैं बात करूं C6H12O6, ये है ग्लूकोज। सो ग्लूकोज इज अ कंपाउंड और इसके अंदर तीन मुख्तलिफ तरह के एटम्स प्रेजेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सो ये हमारे पास कंपाउंड आ जाता है। एलिमेंट क्या है? जिसके अंदर एक ही तरह के एटम प्रेजेंट है। कंपाउंड क्या है? जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है। तो अभी तक बच्चों हमने जो टॉपिक पढ़ा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्रीक फिलोसोफर्स ने क्या क्या कहा। तो मैं आपको एक रिव्यू देता चलूं कि ग्रीक फिलोसोफर्स ने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था या मुशाहदा किया था कि आप किसी भी चीज को डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो एक पॉइंट आ जाता है जहां पे फर्दर डिवाइड होना रुक जाते हैं, और उस पॉइंट को डेमोक्राइटस ने एटमॉस कहा था। सो सबसे पहले डेमोक्राइटस ने टर्म किया था वर्ड एटम विच मीन्स इनडिवाइजिबल। ठीक है, इसके बाद 17वीं सदी के अंदर हम अभी पढ़ के आए हैं कि क्वांटिटेटिव स्टडी की गई मुख्तलिफ चीजों की, और हमें ये पता चला कि कुछ ही एलिमेंट जो है वो मुख्तलिफ चीजें बना देते हैं। ठीक है, फिर जो बोर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन एटम, whereas compound is made up of two or more than two kinds of atoms। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये भी बच्चों आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा, व्हाट इज डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये भी आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए कि जॉन डेल्टन ने रिकॉग्नाइज किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। ये मैं आगे जाके आपको मजीद इसकी डिटेल बताऊंगा। तो आप याद रखना कि जो जॉन डेल्टन था हु वाज एन इंग्लिश टीचर इन 1808, उसने दो लॉज हमें दिए थे। पहला लॉ उसने क्या दिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके बारे में मैं आपको बताता चलूं वो क्या था कि जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल ए रिएक्ट्स विद बी एंड इट कन्वर्ट्स इनटू सी, तो ये याद रखना कि अगर ए और बी का कंबाइंड मास 40 ग्राम है तो सी का भी 40 ग्राम ही होगा। तो उसने ये कहा था दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जब भी कोई चीज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड पे एक जैसा मास ही होता है। मैथ्स के अंदर कोई कमी या ज्यादती नहीं होती। ये नहीं होगा कि ए और बी रिएक्ट करें और यहाँ पे मैथ्स 38 ग्राम हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैथ्स 42 ग्राम हो जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, जितना मैथ्स रिएक्टेंट साइड पे होगा उतना ही मैथ्स प्रोडक्ट साइड पे होगा। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स। दूसरा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस हमें ये बताता है कि फॉर एग्जांपल आप वाटर की मिसाल लेते हैं, ये वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O। तो अगर आप इसको देखो तो इसके अंदर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो इससे क्या हुआ कि आप जहां मर्जी चले जाओ, हम पाकिस्तान में, हम यहां से उठ के सऊदी अरब चले जाएं, हम दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं,
तो आप ये ऑब्जर्व करोगे जहां भी वाटर होगा वो कैसे वाटर होगा कि वहां 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो ये जो दोनों लॉज थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, सॉरी, ये दोनों जो थे ये डेल्टन ने हमें बताए थे। और ये बोर्ड में आपसे पूछा जाता है कि आपको ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ उसने एक थ्योरी डेवलप की थी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ही डेवलप्ड अ थ्योरी। व्हाट इज दैट थ्योरी? उसको हम कहते हैं डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि आपको पता होनी चाहिए वो क्या थी कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। कि फॉर एग्जांपल दुनिया में जो कुछ भी बना है दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स, और ये तमाम जो एटम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल जो भी आप इर्द गिर्द आप सिस्टम रूम में बैठे होगे, आप अपने मोबाइल यूज कर रहे हो, लैपटॉप, इसी तरह मुख्तलिफ चीजें आपके पास इर्द गिर्द पड़ी होंगी, जो सब कुछ है दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स। और एटम्स कौन से? डिफरेंट एलिमेंट्स के, जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। तो ये सब मुख्तलिफ एलिमेंट से मिल के जौन सा है मैटर बना है। और इसी तरह क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मुख्तलिफ चीजों के अंदर मुख्तलिफ एटम्स प्रेजेंट है, इसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखो H2O वाटर, इसकी प्रॉपर्टी और तरह की है। CH4 मीथेन, इसकी प्रॉपर्टी और तरह की है। सो आप ये देखोगे कि ये भी एक 2 हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से मिलके बना है, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। क्योंकि ये दोनों डिफरेंट एटम से मिलके बने हैं, डिफरेंट तरह के एलिमेंट से मिलके बने, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और ये भी आपसे बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने अभी तक जिक्र किया है कि कौन से 2 लॉज थे जो हमें जॉन डेल्टन ने बताए। कौन से लॉज बताए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बच्चों आप अब जहां भी बैठे हो मेरे साथ याद करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो ये दोनों जॉन से लॉज हैं, ये हमें जॉन डेल्टन ने दिए। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखो उसने कौन सी थ्योरी डेवलप की थी। उसने एक थ्योरी दी थी जिसको हम कहते हैं डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। वो हमें क्या बताती है कि तमाम चीजें मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलके बनी हैं और उन तमाम चीजों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। क्यों प्रॉपर्टीज डिफरेंट है? क्योंकि वो मुख्तलिफ चीजों से मिलके बनी। अच्छा, और बच्चों अब हम आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज विच इज एटम। कि एटम क्या होता है? The smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction is called as an atom. बच्चों ये जो मैं आपको फिर बताता चलूं, ये जो नोट्स आप देख रहे हो, हम इसी तरह अपने पूरे कॉलेज में अपने नोट्स को डिस्प्ले किया जाता है पूरे वॉल के ऊपर, जहाँ स्क्रीन्स हैं, LCD स्क्रीन, सॉरी ये जो प्रोजेक्टर स्क्रीन्स लगी हुई हैं, उसके ऊपर ये नोट्स डिस्प्ले होते हैं। और इसके साथ साथ हम बच्चों को एनिमेशंस भी दिखा रहे होते हैं, वीडियोस भी दिखा रहे होते हैं। जैसे कि मैं अपने बच्चों को एटम के मुतालिक पूरा ये जो आप विजुअलाइज कर रहे हो, मैं इनको एक वीडियो भी दिखाता हूँ जिसके अंदर न्यू इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट भी दिखाई जाती है। तो बहरहाल ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज एन एटम। आप इस एटम के स्ट्रक्चर को देखो, इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें होती हैं बच्चों, प्रोटॉन विच इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज। और उसके बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। आप ये देख रहे हो ना ब्लैक बोल्स, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एंड दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है एटम का। इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कंसिस्ट्स ऑफ 2 things. One is proton which is positively charged, the other one is neutron जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जो कि न्यूट्रल होता है। और उस फिर हम करते हैं बात इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ एटम। नेक्स्ट बच्चों एग्जांपल्स हम अगर एटम्स की देखें, सो पहली एग्जांपल हम देखते हैं हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन। ये जो आपका सारा पीरियोडिक टेबल के अंदर आप मेंशन है, ये सब क्या हैं? दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एटम्स। अच्छा, एक चीज मैं इंटरेस्टिंग आपको यहाँ बताता चलूं, कुछ जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो
अकेले पाए जाते हैं, जैसे कि हीलियम। हीलियम का एटम आपको अकेला ही मिलेगा, वो किसी और हीलियम के साथ नहीं जुड़ा होगा। लेकिन जब भी आप एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन एटम को की बात करते हो तो ऑक्सीजन आपको अकेला नहीं मिलेगा, बल्कि हमेशा दो ऑक्सीजन इकट्ठे मिलते हैं, इसलिए हम इसको O2 लिखते हैं। ठीक है। सो कुछ जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली, वो अकेले एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ जो एटम्स होते हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाते, जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि नाइट्रोजन। कुछ एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, कुछ एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है। सो ये एग्जांपल्स आपको बताई गई हैं। और नोबल गैसेस, जो ग्रुप 8 की नोबल गैसेस होती हैं, जिसके अंदर एर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये जो सब हैं, दे कैन एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एटम्स, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है। ये तो बहरहाल हम बाद में स्टडी करेंगे, तो अभी आपने सिर्फ और सिर्फ इनकी एग्जांपल्स को याद करना है। अच्छा बच्चों, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी हमने देखा था एटम के मुतालिक कि एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम्स में, और वो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि इसके अलावा भी एटम के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम फर्दर हाइड्रोन, बोसॉन, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के अलावा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमारे पास 3 मेन पार्टिकल्स हैं जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, इनके अलावा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ज्यादातर हम अपनी केमिस्ट्री में इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को ही स्टडी करेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो इन्हीं को ही हम स्टडी करेंगे। अब हम आगे देखते हैं बर्ज़ेलियस के बारे में, कि बर्ज़ेलियस ने क्या कंट्रीब्यूशन दी थी केमिस्ट्री के अंदर। सो बर्ज़ेलियस ने सबसे पहले डिटरमिन किया था एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। अगर आप देखो अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो फॉर एग्जांपल मैं लिथियम की बात करता हूं, लिखा होता है 7 and 3। ये जो 7 लिखा होता है, दिस इज एटॉमिक मास, और ये जो 3 होता है, दिस इज एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले बर्ज़ेलियस था वो साइंटिस्ट जिसने एटॉमिक मैसेस के को आइडेंटिफाई किया था, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस को आइडेंटिफाई किया था। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट बैक इन 1800 जिसने एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी किया। ठीक है। और उसकी जो वैल्यूज थी उस वक्त, हालांकि उस वक्त साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन जो उसकी उस वक्त वैल्यूज थी, दे वर वेरी क्लोज टू द प्रेजेंट वैल्यूज। वो प्रेजेंट वैल्यूज की जो हमें अब पता है, इसके बहुत क्लोज थी। अच्छा, एक चीज तो उसने ये की। दूसरा, अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑब्जर्व करो तो लिखा होता है लिथियम के लिए Li, कैल्शियम के लिए लिखा होता है Ci, ऑक्सीजन के लिए लिखा होता है O, नाइट्रोजन के लिए लिखा होता है N। ये NOCA, इसको हम कहते हैं सिंबल्स, और ये किसने दिए थे? ये हमें जे बर्ज़ेलियस ने दिए थे। सो ये साइंटिस्ट वो था जिसने सिंबल देने का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था विद इन द साइंस ऑफ केमिस्ट्री। तो इसने केमिस्ट्री का जो वर्ल्ड था उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले उसने एटॉमिक मैसेज हमें डिटरमिन करके बताए, जो कि उस वक्त इम्पॉसिबल था। ये उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, और उसकी जो वैल्यूज थी वो आज की प्रेजेंट वैल्यूज के बहुत करीब है। और इसके साथ साथ उसने सिंबल भी दिए, उसने हर एलिमेंट का एक प्रॉपर सिंबल भी दी। सो बर्ज़ेलियस ने ओवर द टाइम पीरियड 2000 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे 10 इयर्स के अंदर, सो दैट कि वो इनके एटॉमिक मैसेज और इनके सिंबल्स को डिटरमिन कर सके। नीचे आप ये ऑब्जर्व करोगे, एक टेबल आपको दिखाया जा रहा है। इस टेबल के अंदर क्लोरीन की जो बर्ज़ेलियस ने वैल्यू दी थी एटॉमिक मास की, वो 35.451 थी, और जो करंट वैल्यू वो 35.45 है। ये एटॉमिक मैसेज क्या होते हैं कि कितना हैवी एक एटम है। इसकी हम डिटेल आगे जाके पढ़ेंगे कि व्हाट इज एटॉमिक मास, ये कैसे फाइंड आउट किया गया, क्या अब हम प्रेजेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन अभी आपको अगर मैं कंसेप्ट बताऊं तो ये एक तरह का वेट होता है डिफरेंट एलिमेंट्स का, तो डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट वेट होता है। सो बर्जलेस ने हमें क्लोरीन का बताया था विच इज 35.41। अब जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है दैट इज 35.45। इसी तरह कॉपर और नाइट्रोजन का। अब इस चीज के अंदर जो चीज अप्रिशिएट करने की है बर्जलेस के लिए वो ये है कि उस वक्त तो इतना इक्विपमेंट भी नहीं था, एंड स्टिल उसने जो वैल्यूज फाइंड आउट की थी दे आर वेरी क्लोज टू द प्रेजेंट वैल्यूज। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके अलावा बर्जलेस ने मुख्तलिफ एलिमेंट्स भी डिस्कवर किए, जिसके अंदर सीरियम आ जाता है, थोरियम आ जाता है, सेलेनियम आ जाता है। और उस वक्त जब बिल्कुल भी एडवांस्ड नहीं थी टेक्नोलॉजीज, तब इतना कुछ करना दैट वाज एन इम्पॉसिबल टास्क, जो कि बर्जलेस ने कंट्रीब्यूट किया। सो बर्जिलस की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ये भी बोर्ड में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द बर्जिलस कंट्रीब्यूशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है और एमसीक्यूज के अंदर भी पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली चीज क्या बर्जिलस ने की थी, ही डिटरमिन द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। और दूसरी चीज बर्जिलस ने क्या किया था, उसने सिंबल दिया था, ही गेव ईच एलिमेंट अ सिंबल। सो ये दो बच्चों कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा बर्जिलस की थी। तो बच्चों आज के लिए आपका जो मेरा पहला लेक्चर है वो यही होगा, जिसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी है। इसी तरह हम नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे। और इसके साथ साथ ये बच्चों ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसी तरह हम नोट्स जिस तरह मैं आपको इधर पढ़ा रहा हूँ इसी तरह हर सब्जेक्ट में टीचर्स मार्फा कॉलेज में प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले करके इसी तरह पढ़ाते हैं। हम सिर्फ ये नहीं, इसके साथ साथ मैं एनिमेशन वीडियोस भी दिखाता हूँ अपने बच्चों को, और उसके साथ साथ मॉडल्स भी यूज करते हैं ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े। सो आप जब इंशाल्लाह इधर आओगे यू विल ऑब्जर्व कि ये कॉलेज बाकी कॉलेज से भी डिफरेंट है, यहाँ स्टडी लेवल भी डिफरेंट है, एंड होपफुली आप इनके जो ऑनलाइन लेक्चर्स हम आपसे कर रहे हैं आप इन टाइम बच्चों वेस्ट नहीं करोगे। यू हैव टू वर्क हार्ड, और आपने अभी से स्टार्ट करना है पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा मैं इन लेक्चर्स के बाद आई एम अवेलेबल, आप मेरे से ऑनलाइन क्वेश्चनिंग कर सकते हो। आप एक बार ये लेक्चर सुनो, उसके बाद आप रिसेप्शन पे कॉल करके आप टाइम एलोकेट कर लो, आई विल कम ऑनलाइन, आप भी आ जाओगे जूम पे, वो आपको प्रोसीजर बता दिया जाएगा और आप घर बैठे मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हो। तो हमारे जो सब टीचर्स हैं दे विल बी अवेलेबल फॉर योर आंसरिंग, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही था, तो इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन अल्लाह हाफिज।